हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के टॉपिक। सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स गिवन हैं। फर्स्ट, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। सेकंड, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। थर्ड, फिक्स्ड बीम। फोर्थ, कंटिन्यूस बीम। फिफ्थ, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। लास्ट इज कॉलम। सो इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज़ डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है? जब भी फोर्स एक्सियली अप्लाई होता है किसी भी मेंबर में, मतलब कि उसके सेंट्रोइडल एक्सिस में, ये आपका कॉलम हो गया। सो अगर हम लोड एक्सियली अप्लाई करेंगे, मीन्स ये सेंट्रोइडल एक्सिस हो गई। सो यहाँ पे जब एक्सियली लोड अप्लाई होगा, ये कहलाता है डायरेक्ट स्ट्रेस। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा? फोर्स बाय एरिया। यहाँ पे ये लोड P है और A जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है? ये स्ट्रेस तब होता है जब एक मेंबर को हम सब्जेक्ट करेंगे मूवमेंट से या बेंडिंग फोर्स, यानी कि फोर्स एक्चुअली नहीं एक्ट होके एक डिस्टेंस E पे एक्ट करेगा, इस तरीके से। ये आपका कॉलम हो गया। सो ये सेंट्रोइडल एक्सिस हो गई। सो यहाँ पे जब लोड एक्ट करेगा P, लोड इस सेंट्रिसिटी E में जब एक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा बेंडिंग स्ट्रेस। ऑकर्स व्हेन अ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू अ मूवमेंट। सो ये जो मेंबर है एक मूवमेंट सब्जेक्ट करेगा P इंटू E का और बेंडिंग फोर्स। सो ये क्या फॉर्म करेगा? टेंशन और कंप्रेशन अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन होगा जब भी लोड एक एसेंट्रिसिटी E में एक्ट करेगा। सो बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M/I इंटू वाई। ये कहाँ से आया? ये फ्लेक्सर फॉर्मूला से आया। फ्लेक्सर फॉर्मूला क्या है? M/I इक्वल्स टू बाय वाई इक्वल्स टू E/R। सो यहाँ पे F क्या होता है? बेंडिंग स्ट्रेस होता है। सो जब हमको F की ज़रूरत होगी, यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस, ये किसके इक्वल हो जाएगा? M/I इंटू वाई के। सो यहाँ से ही आ गया बेंडिंग स्ट्रेस। I/Y क्या होता है? सेक्शन मॉडुलस, यानी कि Z। इसको हम M/Z भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। जब दोनों स्ट्रेस एक्ट करेंगे, मीन्स डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस, मतलब कि व्हेन बोथ एक्सियल लोड एंड बेंडिंग मोमेंट एक्ट टुगेदर, जब एक्सियली भी लोड एक्ट करेगा और बेंडिंग मोमेंट भी एक्ट करेगा, तब क्या हो जाएगा? कंबाइंड स्ट्रेस सिग्मा इक्वल्स टू डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। ये हो जाएगा P/A प्लस माइनस M इंटू Y/I। सो ये हो जाएगा सिग्मा इक्वल्स टू P/A प्लस माइनस M/Z। Z इज I/Y। नेक्स्ट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कर्न, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। कर्न ऑफ अ सेक्शन क्या होता है? कर्न ऑफ अ सेक्शन इज़ अ रीजन। कर्न एक ऐसा रीजन होता है किसी भी क्रॉस सेक्शन में जहाँ पे जब एक्सियल लोड को हम अप्लाई करेंगे तो ज़ीरो टेंसाइल स्ट्रेस होगा, मींस वहाँ पे कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा ड्यू टू द कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। सो जब दोनों स्ट्रेसेस एक्ट करेंगे, सो जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो नलीफाई हो जाएगा, मींस वो ज़ीरो हो जाएगा। वो सेक्शन और वो रीजन कहलाता है कर्न ऑफ अ सेक्शन। सो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि डिफरेंट सेक्शन का शेप ऑफ कर्न, यानी कि कोर क्या होगा। सो रेक्टेंगल का जो कोर होता है, यानी कि कर्न जोन, वो रोम्बस होता है। सर्कुलर का सर्कल ही होता है, मीन्स इस तरीके से, और रेक्टेंगल का इस तरीके से होता है, रोम्बस। सो अगर यहाँ पे जब भी लोड एक्ट करेगा इस रीजन में, तो यहाँ पे जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो ज़ीरो होगा। आई सेक्शन का शेप ऑफ कोर होता है रोम्बस। नेक्स्ट, अगर हॉलो सर्कुलर सेक्शन है तो कर्न का शेप हो जाएगा सर्कल। स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बीम्स। सो हमको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के कुछ स्टैंडर्ड्स रिजल्ट्स पता होने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट, अगर कैंटिलीवर बीम है, फ्री एंड में लोड P एक्ट करेगा जिसका लेंथ L है, सो स्लोप हो जाएगा PL²/2EI और डिफ्लेक्शन हो जाएगा PL³/3EI। वैसे ही अगर कैंटिलीवर बीम है सब्जेक्टेड टू UDL W किलो न्यूटन पर मीटर का पूरे स्पैन में एक्ट करेगा, सो स्लोप हो जाएगा WL³/6EI और डिफ्लेक्शन हो जाएगा WL⁴/8EI। वैसे ही सिंपली सपोर्टेड बीम है, जब सेंटर में पॉइंट लोड P एक्ट करेगा, सो स्लोप हो जाएगा PL²/16EI और डिफ्लेक्शन हो जाएगा PL³/48EI। नेक्स्ट, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है सब्जेक्टेड टू UDL, पूरे स्पैन में जब UDL एक्ट करेगा तो स्लोप हो जाएगा WL³/24EI
और डिफ्लेक्शन हो जाएगा 5/384 WL⁴/EI। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट रिलेशन पूछा जाता है फिक्स्ड बीम का। अगर फिक्स्ड बीम है, सेंटर में लोड एक्ट करेगा P, सो इसका डिफ्लेक्शन होता है 1/4 टाइम्स ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम का डिफ्लेक्शन। सो हमने अभी पढ़ा सिंपली सपोर्टेड बीम का डिफ्लेक्शन क्या होता है, ये PL³/48 EI। सो इसका 1/4 टाइम्स ये हो जाएगा PL³/192 EI। सो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, कई बार क्वेश्चंस इससे पूछा जाता है। नेक्स्ट है फिक्स्ड बीम में जब यूडीएल एक्ट करेगा W का, सो इसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा 1/5 टाइम्स ऑफ सिंपली सपोर्टेड। जब सिंपली सपोर्टेड में यूडीएल एक्ट करता है तो डिफ्लेक्शन होता है 5/384 WL⁴/EI। सो इसका 1/5 टाइम्स हम करेंगे, सो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, डिफ्लेक्शन आ जाएगा WL⁴/384 EI। नेक्स्ट टॉपिक है फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स। सो हमारे पास फिक्स्ड बीम गिवन रहेगा, इसका फिक्स्ड एंड मूवमेंट हमको पता होना चाहिए। ये भी इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो कि आपको याद रखना है। फर्स्ट है, अगर फिक्स्ड बीम है उसके सेंटर में P लोड एक्ट करेगा, सो फिक्स्ड एंड मूवमेंट AB के अबाउट होगा PL/8। वैसे ही फिक्स्ड एंड मूवमेंट BA के अबाउट हो जाएगा PL/8। सेकेंड, अगर फिक्स्ड बीम में किसी भी डिस्टेंस A में P लोड एक्ट करेगा, मीन्स सेंटर में अगर नहीं एक्ट करेगा, सो जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट AB के अबाउट हो जाएगा वो है P×A×B²/L²। वैसे ही फिक्स्ड एंड मूवमेंट अबाउट BA हो जाएगा PA² × B/L²। नेक्स्ट है फिक्स्ड बीम में अगर दो लोड एक्ट करेंगे एट 1/3 डिस्टेंस, मीन्स जब स्पैन 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइडेड होगा, सो फिक्स्ड एंड मूवमेंट AB के अबाउट हो जाएगा 2PL/9 और BA के अबाउट हो जाएगा 2PL/9। नेक्स्ट है, अगर फिक्स्ड बीम है उसमें यूडीएल एक्ट करेगा W का, सो फिक्स्ड एंड मूवमेंट AB के अबाउट हो जाएगा WL²/12। वैसे ही BA के अबाउट हो जाएगा WL²/12। नेक्स्ट, अगर UVL है, मीन्स यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है W का ओवर द होल स्पैन L, सो फिक्स्ड एंड मूवमेंट AB के अबाउट हो जाएगा WL²/20। वैसे ही फिक्स्ड एंड मूवमेंट BA के अबाउट हो जाएगा WL²/30। मीन्स यहाँ पे जो मूवमेंट है वो ज़्यादा होगा जहाँ पे UVL एक्ट करेगा, मीन्स यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की इंटेंसिटी जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे फिक्स्ड एंड मूवमेंट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास यूनिफॉर्मली वेरिंग ट्रायंगुलर लोड है W का, सो फिक्स्ड एंड मूवमेंट AB के अबाउट हो जाएगा 5/96 WL² और फिक्स्ड एंड मूवमेंट BA के अबाउट हो जाएगा 5/96 WL²। नेक्स्ट जो टॉपिक है मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होता है, ये एक डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है एनालिसिस का। ये मेथड प्रेजेंट किया गया था हार्डी क्रॉस के द्वारा। ये एक इटरेटिव प्रोसीजर पे बेस्ड है। नेक्स्ट है स्टिफनेस यानी कि K। ये क्या होता है, ये एक टाइप का रेजिस्टेंस है जो कि एक मेंबर ऑफर करता है टू रोटेशन। रोटेशन से जो रेजिस्टेंस होगा वो कहलाता है स्टिफनेस। मान लेते हैं एक मेंबर AB है जिसकी लेंथ L है और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI है, और अगर फार एंड फिक्स्ड है तो उसका स्टिफनेस हो जाएगा 4EI/L। अगर फार एंड हिंज्ड है तो स्टिफनेस हो जाएगा 3EI/L। अगर रिलेटिव स्टिफनेस की बात करते हैं तो अगर फार एंड फिक्स्ड है तो वो होता है I/L। अगर फार एंड हिंज्ड है तो रिलेटिव स्टिफनेस हो जाती है 3/4 I/L। नेक्स्ट टॉपिक है जॉइंट स्टिफनेस फैक्टर यानी कि K। ये सम ऑफ टोटल स्टिफनेस होता है किसी भी जॉइंट पे। अगर हमको ए जॉइंट पे स्टिफनेस फाइंड करनी है सो किसके इक्वल हो जाएगी, इसके प्लस इसके प्लस इसके इक्वल। सो ये हो जाएगा K1 + K2 + K3। तो ये हो जाएगा जॉइंट की स्टिफनेस फैक्टर। सो वैसे ही यहाँ पे एक टर्म है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। DF क्या होता है, वो किसके इक्वल होता है, स्टिफनेस ऑफ द मेंबर। जिस मेंबर का हमको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर देखना है उसकी स्टिफनेस बाय टोटल स्टिफनेस ऑफ ऑल द मेंबर्स एट द जॉइंट। जितने भी मेंबर्स वहाँ पे मीट करेंगे उन सब का स्टिफनेस। जैसे कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमको AD का फाइंड करना है सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस मेंबर की स्टिफनेस यानी कि फार एंड फिक्स्ड है तो ये हो जाएगा 4EI/L बाय टोटल स्टिफनेस पूरे मेंबर की। सो इसका हो जाएगा 4EI/L3
प्लस 4EI/L2 प्लस फार एंड हिंज्ड है, सो ये हो जाएगा 3EI/L। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास कैरी ओवर मूवमेंट। कैरी ओवर मूवमेंट क्या होता है? जब हम कोई भी मूवमेंट अप्लाई करेंगे एक बीम के एंड में, सो उसका कुछ पोर्शन ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे एंड में, ये कहलाता है कैरी ओवर मूवमेंट। यानी कि व्हेन अ मूवमेंट इज अप्लाइड एट वन एंड ऑफ अ बीम, अ पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट गेट कैरीड ओवर द अदर एंड ऑफ द मेंबर। यहाँ पे m अगर मूवमेंट हम अप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे जो हो जाएगा मूवमेंट वो m/2 हो जाएगा जब हमारा एंड फिक्स्ड होगा। ये कहलाता है कैरी ओवर मूवमेंट। नाउ कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है? ये रेशियो होता है कैरी ओवर मूवमेंट का बाय अप्लाइड मूवमेंट, यानी कि रेशियो ऑफ द मूवमेंट इंड्यूस्ड एट द फार एंड टू द अप्लाइड मूवमेंट एट द नियर एंड। यानी कि कैरी ओवर फैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? कैरी ओवर मूवमेंट बाय अप्लाइड मूवमेंट। सो कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है? कैरी ओवर मूवमेंट। सो यहाँ पे जब मूवमेंट m एक्ट करेगा तो कैरी ओवर मूवमेंट क्या हो गया? m/2। सो ये हो गया m/2 और अप्लाइड मूवमेंट क्या है? m है। सो रेशियो क्या हो जाएगा? m/2/m, ये हो जाएगा 1/2 विच इज़ 0.5 जब फार एंड फिक्स्ड है। वैसे ही जब अगर फार एंड हिंज्ड है, मीन्स अगर ये एंड हिंज्ड हो जाएगा तो कैरी ओवर फैक्टर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मूवमेंट ट्रांसफ़र नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है कॉलम्स। कॉलम्स क्या होते हैं? कॉलम एक वर्टिकल मेंबर्स होते हैं जो कि कैरी करते हैं वर्टिकल लोडिंग को और मूवमेंट को। कॉलम्स कितने टाइप्स के होते हैं? कॉलम जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज शॉर्ट कॉलम, सेकेंड इज इंटरमीडिएट कॉलम एंड द थर्ड इज लॉन्ग कॉलम। सो डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ फेलियर इन कॉलम्स, सो हमारे पास जितने टाइप्स के फेलियर होंगे कॉलम में, सो उसी प्रकार से कॉलम क्लासिफाइड होगी। यानी कि कॉलम 3 टाइप्स के हो गए, शॉर्ट कॉलम, इंटरमीडिएट कॉलम और लॉन्ग कॉलम। जब कॉलम फेल करेगा क्रशिंग के द्वारा, वो कहलाता है शॉर्ट कॉलम। जब कॉलम फेल करेगा कॉम्बिनेशन ऑफ क्रशिंग और बकलिंग, वो कहलाता है इंटरमीडिएट कॉलम। जब कॉलम फेल करेगा सिर्फ और सिर्फ बकलिंग की वजह से, वो कहलाता है लॉन्ग कॉलम। क्रशिंग यानी कि कंप्रेशन की वजह से कॉलम फेल होगा। बकलिंग यानी कि जब कॉलम में बेंडिंग हो जाएगी और एक टाइप का डिफ्लेक्शन होगा, तो जब कॉलम फेल होगा वो कहलाता है बकलिंग फेलियर। क्रशिंग फेलियर डायरेक्ट हो जाता है बिना डिफ्लेक्शन के, और बकलिंग फेलियर में बेंडिंग होती है, उसके बाद फेलियर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है यूलर्स बकलिंग लोड फार्मूला। ये यूज़ किया जाता है लॉन्ग कॉलम्स के लिए। सो इसका फॉर्मूला है PCR = π² EI मिनिमम बाय L² इफेक्टिव। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्टिव लेंथ एज पर एंड कंडीशन। सो हमको इफेक्टिव लेंथ भी कई बार पूछा जाता है, एंड कंडीशंस गिवन होते हैं। सो इफेक्टिव लेंथ क्या होगी? फर्स्ट है बोथ एंड हिंज्ड। जब दोनों एंड हिंज्ड हो जाएंगे तो इफेक्टिव लेंथ L के इक्वल होता है, मीन्स जो लेंथ आपके पास होती है। सेकेंड बोथ एंड फिक्स्ड। जब दोनों एंड फिक्स्ड होते हैं तो इफेक्टिव लेंथ हो जाती है L/2, मीन्स उसकी आधी। नेक्स्ट है वन एंड फिक्स्ड एंड द अदर इज़ फ्री। जब एक एंड फिक्स्ड होगा और दूसरा फ्री होगा तो इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी ट्वाइस ऑफ द लेंथ, जितनी लेंथ होगी उसकी ट्वाइस। नेक्स्ट है वन एंड फिक्स्ड और अदर एंड हिंज्ड। जब एक एंड फिक्स्ड होगा और दूसरा एंड हिंज्ड होगा तो इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी L/√2। नाउ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एजप्शंस हैं यूलर्स थ्योरी के, जैसे कि ये वैलिड होता है लॉन्ग कॉलम्स के लिए। यहाँ पे मटेरियल होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक होता है। लोड इज़ प्योरली एक्सियल, मीन्स जो लोड अप्लाई होता है वो एक्सिस के अलॉन्ग ही अप्लाई होता है। लास्ट है एक्सिस ऑफ द शाफ्ट इज़ परफेक्टली स्ट्रेट व्हेन अनलोडेड। जब हम उसको अनलोडिंग करेंगे सो जो एक्सिस होती है शाफ्ट की वो स्ट्रेट होती है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है स्लेंडरनेस रेशियो। इसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं। ये किसका रेशियो होता है? इफेक्टिव लेंथ बाय रेडियस ऑफ गायरेशन का। जब स्लेंडरनेस रेशियो लेस देन 32 है, मीन्स ये एक शॉर्ट कॉलम है। जब स्लेंडरनेस रेशियो 32 और 120 के बीच है तो ये मीडियम कॉलम होता है। जब स्लेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन 120 होता है तो ये लॉन्ग कॉलम होता है। नेक्स्ट हमारे पास रेनकाइंस फार्मूला। ये फार्मूला वैलिड होता है शॉर्ट और लॉन्ग कॉलम दोनों के लिए। सो इसमें क्या हो जाएगा? फेलियर दोनों की वजह से होगा, मीन्स क्रशिंग और बकलिंग की वजह से। हम दोनों की वजह से फेलियर के लिए एनकाउंटर करते हैं। सो रेनकाइंस फार्मूला क्या होता है? यहाँ पे P फेलियर लोड है,
PC क्रशिंग लोड है और PE बकलिंग लोड है। सो 1/P इक्वल्स टू 1/PC प्लस 1/PE। क्रशिंग और बकलिंग दोनों के लोड की वजह से हम फेलियर लोड फाइंड करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स। लिस्ट 1 में गिवन है स्ट्रेन एनर्जी मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, डी इज कानीस मेथड। लिस्ट 2 में गिवन है सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन, सेकेंड फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, थर्ड इटरेशन प्रोसेस, फोर्थ स्टिफनेस मेथड। सो हमको इस सब के बारे में हमने पढ़ा है, स्ट्रेन एनर्जी, स्लोप डिफ्लेक्शन, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। सो हम अकॉर्डिंग टू जो हमको इन्फॉर्मेशन पता है, सो हम उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। मान लीजिए आपको कानीस मेथड नहीं पता है, सो अभी हम पहले देख लेते हैं जो हमको पता है। सो स्ट्रेन एनर्जी मेथड क्या होता है? ये मेथड है जिसमें हम डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं और ये किस पे बेस्ड होता है? ये फ्लेक्सिबिलिटी मेथड में बेस्ड होता है, राइट। सो ए का सेकेंड हो गया। नेक्स्ट है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। सो स्लोप डिफ्लेक्शन क्या है? ये एक टाइप का स्टिफनेस मेथड में है। नेक्स्ट इज मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एक क्या है? सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन और इटरेशन प्रोसीजर पर बेस्ड है, ठीक। सो हम देखिए, सो फर्स्ट देखिए ए का सेकेंड और बी का फोर्थ, ये इसमें आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और कानीस मेथड। सो ये दोनों जो है वो इटरेटिव प्रोसेस पे बेस्ड है, बट क्योंकि ऑप्शंस में क्या गिवन है यहाँ पे फर्स्ट और थ्री, जैसे कि देखिए मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोल सकते हैं ये सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन पे बेस्ड है क्योंकि ये नियरेस्ट और क्लोजेस्ट ऑप्शन होगा आंसर के लिए। जब भी इस तरीके का कंफ्यूजन होगा मीन्स कानीस मेथड भी एक इटरेशन प्रोसेस ही है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए ऑप्शंस मैच नहीं हो रहे। फर्स्ट और सेकेंड हमने सिलेक्ट कर लिया, तो थर्ड मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एक सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे बेस्ट फिट ऑप्शन होगा, यानी कि फर्स्ट, और कानीस मेथड वो हो जाएगा इटरेटिव प्रोसेस। और अगर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी एक इटरेटिव प्रोसेस है, बट यहाँ पे क्लोजेस्ट ऑप्शन जो है वो डी है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये और ये हमने सिलेक्ट किया, ये और ये यहाँ पे बेस्ट फिटेड ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बीम इज हिंज्ड एट एंड ए एंड फिक्स्ड एट बी, अ मोमेंट m is applied at end A, what is the moment developed at end B? सो यहाँ पे देखो गिवन है एक बीम हिंज्ड है A में और फिक्स्ड है B में। एक मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं हम A में M, क्या मूवमेंट डेवलप होगा एंड बी में? सो यहाँ पे मूवमेंट पूछा है क्या होगा? सो ये कैरी ओवर मूवमेंट हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा? हाफ ऑफ अप्लाइड मूवमेंट। सो ये हो जाएगा एम बी जो है मूवमेंट एट बी m/2 हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट द नियर एंड ऑफ अ प्रिज्मेटिक बीम थ्रू यूनिट एंगल विदाउट ट्रांसलेशन व्हेन द फार एंड इज फिक्स्ड इज। जब फार एंड फिक्स्ड होगा सो मूवमेंट क्या होगा नियर एंड के लिए? सो हमको पता है स्टिफनेस क्या होता है जब फार एंड फिक्स्ड है, वो होता है 4EI/L, ठीक। और मूवमेंट किसके इक्वल होता है? स्टिफनेस बाय रोटेशन, यानी कि थीटा। सो यहाँ पे गिवन है यूनिट एंगल, सो ये हो जाएगा आपका एंगल 1। सो मूवमेंट किसके इक्वल हो गया? स्टिफनेस के। स्टिफनेस कितना है जब फार एंड फिक्स्ड है? वो है 4EI/L। सो मूवमेंट जो रिक्वायर होगा वो है 4EI/L। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फिक्स्ड बीम AB of constant EI shown in the above figure supports a concentrated load of 10 kilonewton. What is the fixed end moment? Fixed end moment AB at support A क्या होगा? सो अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया। फिक्स्ड एंड मूवमेंट AB के अबाउट हो जाएगा लोड इंटू A इंटू बी स्क्वायर बाय L स्क्वायर, ठीक। सो ये लोड है हमारे पास 10, A है हमारा 2, B क्या है 5 - 2 यानी कि 3 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर, ये 3 हो जाएगा, ठीक। 5 - 2। सो यहाँ से फिक्स्ड एंड मूवमेंट AB के अबाउट हो जाएगा 7.2 किलो न्यूटन मीटर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a single bay portal frame of height h fixed at the base is subjected to a horizontal displacement delta at the top with constant EI
द बेस मूवमेंट डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू। सो सिंगल बे पोर्टल फ्रेम इस तरीके की फ्रेम को बोलते हैं। ये सिंगल जब बे होगा और एक से ज़्यादा होता है उसको मल्टी बे बोलते हैं। सो यहाँ पे पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा हो रहा है टॉप में, बेस मूवमेंट कितना डेवलप होगा, मीन्स वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। सो हमको पता है जो एंड मूवमेंट होता है वो किस प्रोपोर्शनल होता है, एंड मूवमेंट जो होता है वो प्रोपोर्शनल हो 6EI डेल्टा बाय एच स्क्वायर। सो ये जो मूवमेंट है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, 1/h स्क्वायर। सो ये हम बोल सकते हैं मूवमेंट प्रोपोर्शनल है 1/h स्क्वायर के। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स एट A and B for the fixed beam shown in figure subjected to the indicated uniformly varying load are respectively। सो हमको फिक्स्ड एंड मूवमेंट A और B में पूछा है क्या होगा। सो जहाँ पे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होता है वहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो ज़्यादा होता है, मीन्स यहाँ पे WL²/20 होगा और यहाँ पे WL²/30 होगा। सो ऑप्शन में देख लीजिए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर ऑफ स्पैन L and flexure rigidity EI undergoes a unit displacement without rotation, what is the bending moment induced at the fixed end? सो ये हमारा फिक्स्ड एंड है, कैंटिलीवर बीम है स्पैन L का और फ्लेक्सर रिजिडिटी EI है। ये अंडरगो कर रहा है यूनिट डिस्प्लेसमेंट, मीन्स डिस्प्लेसमेंट जो है वो यूनिट है विदाउट रोटेशन। व्हाट इज द बेंडिंग मूवमेंट इंड्यूस्ड एट द फिक्स्ड एंड, यहाँ पे हमको बेंडिंग मूवमेंट पूछा है। सो ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बेंडिंग मूवमेंट होता है 6EI डेल्टा बाय L स्क्वायर। सो यहाँ पे गिवन है डिस्प्लेसमेंट 1 है, यूनिट डिस्प्लेसमेंट। सो मूवमेंट जो इंड्यूस्ड हो जाएगा फिक्स्ड एंड में वो हो जाएगा 6EI बाय L स्क्वायर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस फॉल इन द कैटेगरी ऑफ A displacement method, B force method, C flexibility method, D first order approximate method। सो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड किस कैटेगरी में आता है, डिस्प्लेसमेंट मेथड में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और भी क्या क्या एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट मेथड के, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, कानीस मेथड, स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड, ये सब फॉल करते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, बाउंड्री कंडीशंस फॉर कॉलम गिवन है, यूलर बकलिंग लोड क्या होगा। देखो पिन और पिन मीन्स दोनों एंड अगर हिंज्ड हैं, सो यूलर्स बकलिंग लोड क्या हो जाएगा, π² EI बाय L स्क्वायर। सो ये सही है, ये हमने यही पढ़ा है। यूलर जो बकलिंग लोड होता है उसका फॉर्मूला होता है π² EI बाय L इफेक्टिव का स्क्वायर। सो जब दोनों एंड हिंज्ड होता है तो L इफेक्टिव L के इक्वल होता है, सो क्रिपलिंग लोड यही हो जाएगा। सो ये सही है। नेक्स्ट, अगर दोनों एंड फिक्स्ड हैं, सो जो L इफेक्टिव होता है वो L/2 होता है। सो ये हो जाएगा π² EI बाय L/2 का स्क्वायर। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4 π² EI बाय L स्क्वायर। सो ये भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, एक एंड फिक्स्ड है, एक एंड फ्री है। सो जो L इफेक्टिव होता है वो ट्वाइस ऑफ L होता है। सो ये हो जाएगा π² EI बाय 2L का स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, 1/4 यानी कि 0.25 π² EI बाय L स्क्वायर। सो ये भी ऑप्शन सही है। हमको पूछा है विच इज़ नॉट करेक्ट। लास्ट है, एक एंड फिक्स्ड है, एक एंड हिंज्ड है। सो इफेक्टिव लेंथ क्या होती है इसकी, L/√2। सो ये हो जाएगा π² EI बाय L/√2 का स्क्वायर। सो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2। सो यहाँ पे हमारे पास √2 गिवन है, सो ये सही नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट आंसर। इसका आता है यूलर्स बकलिंग लोड होता है 2 π² EI बाय L स्क्वायर। सो ये यूलर्स का बकलिंग लोड का फॉर्मूला है। इसमें हमको इफेक्टिव लेंथ पता होगी, सो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप डायरेक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ सर्कुलर कॉलम हैविंग इट्स एंड हिंज्ड द स्लेंडरनेस रेशियो इज 160, द रेशियो L/D ऑफ द कॉलम इज। स्लो स्लेंडरनेस रेशियो गिवन है 160। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ बाय रेडियस ऑफ गायरेशन, और रेडियस ऑफ गायरेशन किसके इक्वल होता है, √/ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो इसको हम पुट कर देंगे वैल्यूज़ को। सो सर्कुलर कॉलम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, πd⁴ बाय 64। एरिया क्या होता है, πd² बाय 4। सो
16 क्या हो जाएगा 4, सो ये हो जाएगा D/4। सो अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, L/D/4 इज इक्वल्स टू 160 गिवन है। सो यहाँ पे L/D किसके इक्वल हो जाएगा 40 के, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 यहाँ ऊपर चला जाएगा, सो ये हो जाएगा 40। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 में क्या गिवन है, शेयर सेंटर, सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन, थर्ड फिक्स्ड एंड, फोर्थ मिडिल थर्ड रूल। लिस्ट 2 में क्या गिवन है, टेंशन, स्लोप, शेयर स्ट्रेस, फोर्थ इज ट्विस्टिंग। सो हमको रिलेट करना है कौन सा बेस्ट सूटेड होगा। शेयर सेंटर एक वो पॉइंट होता है जहाँ पे लोड अप्लाई करते हैं हम शेयर सेंटर में, तो वहाँ पे कोई भी ट्विस्टिंग नहीं होती। सो ए का 4 हो गया, 4 इस सब में है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होती है जहाँ पे शेयर स्ट्रेस 0 होता है और नॉर्मल स्ट्रेसेस जो होते हैं वो मैक्सिमम और मिनिमम होते हैं। सो बी का रिलेशन है थर्ड ऑप्शन से, सो ये हो गया थर्ड इसमें। नेक्स्ट है फिक्स्ड एंड। फिक्स्ड एंड में स्लोप 0 होता है फिक्स्ड एंड में, सो इसका रिलेशन किससे हो गया, सेकेंड से, सो सी का सेकेंड। लास्ट है मिडिल थर्ड रूल। मिडिल थर्ड रूल में क्या होता है, और अगर हम लोड अप्लाई करेंगे एक पॉइंट पे, सो जहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं होगा, जिस पॉइंट पे लोड अप्लाई किया जाएगा, और सिर्फ कंप्रेशन होगा, जहाँ पे नो टेंशन होगा, वो कहलाता है मिडिल थर्ड रूल। सो मिडिल थर्ड रूल का रिलेशन है फर्स्ट से, तो डी का फर्स्ट। सो इसको हम मैच कर लेंगे, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।